सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की जल्दबाजी अपोजिशन इत्तेहाद को ले डूबी है। इदारों पर हमले, मुतनाज़ा बयानात और बड़े बड़े दावों का नतीजा आज सामने आ गया है। खबर यह है कि पीडीएम का काम हो गया है तमाम। अब बाकी रह गया है एक ऐलान, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने किसी की भी डिक्टेशन पर चलने से इनकार कर दिया है, इस्तीफे देने की मुखालफत करती है। सियासत में मची हलचल को लेकर आज का दिन बड़ा अहम है। आज 3 अहम इजलास हुए हैं। 3 पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, जेयूआई से निकाले गए रहनुमाओं का इजलास और नून लीग के इजलास। सबसे अहम इजलास पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का था, जिसने हुकूमत की बजाय पीडीएम को हिलाकर रख दिया। ये खबरें पहले से गर्म थीं कि इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका पीडीएम की क़यादत इनकार करती रही। 27 दिसंबर को आसिफ जरदारी अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात फिर सामने उन्होंने रखे, लेकिन जवाब न मिलने पर आज इस्तीफों के मामले को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत करने का फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी का यह मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि जमहूरी क़ुव्वतों को झांसे में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की डिक्टेशन पर नहीं चल सकती और इसमें भी कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुश्किल अदवार में मज़ामती सियासत का अलम बुलंद रखा। हालात ये हैं कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान मिलकर जो गेम खेलना चाह रहे थे वो आज उन पर उलट गई है। नवाज शरीफ खुद वापस आने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि लंदन में बैठकर वो जिस मुल्क दुश्मन बयानी को फरोग देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी इसके लिए अपना कंधा क्यों पेश करे। और जिस मकामी सियासत की खातिर मौलाना फजलुर रहमान बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में शरीक नहीं हुए, उनकी सियासत बचाने के लिए पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी क्यों दे। और इस बात में भी वजन है कि इस्तीफे देने से सेनेट इलेक्शन में रुकावट नहीं पड़ती, तो फिर इस बेकार मश्क का फायदा, जबकि यह भी पता है कि इसके बाद का लाहे अमल क्या होगा। आज का दिन मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बहुत बुरा है। वो हुकूमत तोड़ने का ख्वाब देख रहे थे और ताबीर में उनकी अपनी जमात टूट गई है। आज उनके पुराने साथी मौलाना शिरानी ने जेयूआई पाकिस्तान को जेआईएफ से अलग करने का भी ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद नून लीग की सफ़ों में खामोशी है। आने वाले दिनों में नवाज शरीफ की मुश्किलात मजीद बढ़ने की पेशगोइयां हैं। 2 महीने बाद नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो जाएगी। फिर इनके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? क्या वो बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्त देंगे, किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल होंगे, या फिर वापस आकर मुकदमात का सामना करेंगे? बाद वाला ऑप्शन बहुत मुश्किल लगता है। देखना यह भी अहम है कि क्या हुकूमत एक इश्तिहारी के पासपोर्ट की तजदीद करेगी। आज सियासत में तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब से। आप दोनों को मैं तो ये कहूँगा कि सलाम है कि आपकी पेशगोइयाँ सच साबित हो रही हैं आप दोनों की। लेकिन खरल साहब, पेशगोइयाँ तो थी आपकी ये कि ये कुछ भी नहीं होना, ये पीडीएम टूट जाएगी, लेकिन इस बेइज्जती के साथ नवाज शरीफ की, नून लीग की, ये तो अजीब बात हुई है। यानी ये कहना कि जी वापस आए आप, ये तो ऐसे है कि उन पर आप सवाल लगा रहे हैं कि जी सब ड्रामा है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने आज मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये जो बात है ना, असल में आज जो हाइप क्रिएट हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। थोड़ा सा चंद हफ्ते, बहुत महीनों की बात नहीं। आप पीछे जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। उस वक्त भी उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी से ये मामलात मशरूत किए थे। अगर आपको याद हो, डोगर साहब आपको भी, और उसामा साहब आपको, ये चीज़ें जो है पब्लिक के डिमेन में है, रिकॉर्ड पे है। उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा था। अब 2-3 चीज़ें हैं। मरियम साहबा जब वहाँ पे गई हैं, कल हमने बात प्रोग्राम में कर रहे थे कि बंद गली की तरफ, और शहबाज शरीफ साहब, डोगर साहब ने बात की। मरियम साहबा वहाँ पे जब गई हैं और मज़ीद जो उनके सामने अपने आश्कार, जो अपने अफकार, जो अपनी थॉट्स, जो अपनी सोच जब उनके सामने आई है कि मरियम साहिबा या उनके वालिद मोहतरम जो है वो किस लाइन पे जा रहे हैं और क्या कहाँ तक जा सकते हैं, उनको जब ये समझ आ गई कि चूंकि ना हुकूमत ने भी शर्त रख दी कि मज़ाकरात या डायलॉग तो सिर्फ मुंतखब अवामी नुमाइंदों से होंगे, तो इसका मतलब ये माइनस नवाज माइनस मरियम,
और माइनस फजलुर रहमान भी। माइनस फजलुर रहमान तो है ही है ना, वो तो बेचारे क्या मैं उनको तो किसी, लेकिन देखिए शहबाज ने बड़ा जुमला अजीब सा कहा, उन्होंने कहा जी कनीज बन गई जरदारी की मरियम, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं। अब मैं वही कह रहा हूँ, आगे चलते जाए, थोड़ा सुन ले कल की जो मामला, ये वहां से ज्यादा मामला, ये रिपीट जो उनको करना पड़ा है ना, उन्होंने जब देखा, ये डिटरमिन किया कि ये बाप बेटी जो है ये तो बिल्कुल, चूंकि ये तो कहते हैं ना सनम डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे, ठीक है, हम तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे। तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या जरदारी साहब को इस बात का 100% जब समझ आ गई कि ये तो बाप बेटी तो डुबोएंगे सारा, ये तो निज़ाम भी लपेटेंगे, जमहूरियत भी जाए बाढ़ में, और ये जिस डगर पे चल पड़े हैं उस डगर में तो कोई जमहूरियत का है ही नहीं, उसमें तो इदारों की बात नहीं है, उसमें जमहूरियत की बात नहीं है, पार्लियामेंट की बाला दस्ती की बात नहीं है, सिविलियन सुपरमेसी की बात नहीं है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात नहीं है, इंडिपेंडेंट मीडिया की बात नहीं है, इंडिपेंडेंट जो आपके इदारे हैं नैब की बात नहीं है, इसमें सलामती के इदारे जो है उनके हवाले से कोई इनके कोई एजेंडे और ही हैं, तो मुल्की जो सलामती है उसके हवाले से भी एजेंडे और हैं। तो ये वो कहते हैं उनके पास ना तो आपको पता है पंजाब हुकूमत है नून लीग के पास, ना इनके पास मरकज में हुकूमत है। तो उन्होंने कहा कि हम इस डूबती कश्ती में, जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, यकीनन मैं भी होऊंगा, कोई भी होगा, तो उन्होंने कहा हम क्यों इसमें बैठे, लिहाजा जो मामलात है, मरियम साहबा वहां पे गई और उनको समझ आ गई, उन्होंने एक्सपोज कर दिया, अपना कार्ड खेल दिया। फजलुर रहमान साहब के साथ छोटा सा, फजलुर रहमान साहब कल जो डोगर साहब ने कहा वहां पे क्यों नहीं गए, फजलुर रहमान साहब अपनी दाल रोटी चलाने के चक्कर में है, उधर से नैब के आपको पता, मैंने कल भी कहा था, फिर दोबारा सवाल नामे और बड़ा लंबा चौड़ा उनकी पार्टी में जो है ना, इस पर मैंने आने उनकी पार्टी में जो है ना वो भी नून, सुन ले नून उस पर दोबारा आते हैं, नून और शीन के साथ फजलुर रहमान भी अब फे के बाद साथ कौन सा लगेगा। अच्छा चलिए, JUIF पहले तो जुमेतुल इस्लाम कह रहे हैं अलग, ये फेक पहले भी एक दो बनी थी आपको पता है ना। ठीक है, अच्छा फजलुर रहमान साहब का एक और ग्रुप बनने जा रहा है, ठीक है, मैं आपको इस पर आते हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब ने फोन किया है फजलुर रहमान साहब को, उसके बाद मरियम को भी हिदायत दी है, अब क्या रह गया है बाकी हिदायत देने के लिए, ये तो सारा काम तमाम हो गया। दो शिकस्त खुर्दा लोगों के आपस में फोन हो रहे हैं, वो कहते हैं खुदा ही मिला ना मिसाल साहब, ये जो गेम है ना, ये नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हाथों से निकल गई है। ये जो हुकूमत तोड़ने जा रहे थे, ये खुद टूट फूट का शिकार हो गए हैं, और उसकी वाहद वजह मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, फजलुर रहमान का बयानिया, गलत बयानी। अगर ये हुकूमत को टारगेट करते, हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की नाकामियों को टारगेट करते, हुकूमत की गलत पॉलिसियों को टारगेट करते, तो मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि आज सिचुएशन डिफरेंट होती। इन्होंने रास्ता दूसरा लिया, इनका मकसद हुकूमत को गिराना नहीं था, इनका मकसद अदारों को कमज़ोर करना था, अदारों की साख को मुतासर करना था, अदारों को टारगेट करना था, हिट करना था, जिसकी वजह से इनको जो अवाम है उन्होंने पजीराई। ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर गए? मेरी तो उम्र इतनी नहीं है जितना इनका सियासी तजुर्बा इन लोगों का, इनको नहीं समझ आ रही। नवाज शरीफ चंद गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के हाथों में खेल रहे हैं, जिन्होंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि तुम अदारों को टारगेट करो, हम तुम्हें हुकूमत लेके देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम एक दफ़ा अदारों के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दो, अवाम को अदारों के खिलाफ खड़ा कर दो, तो अगली हुकूमत तुम्हारी है। ये अश्योरेंस दी गई थी, इस अश्योरेंस पर इन्होंने अदारों को टारगेट किया, लेकिन उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। जोड़े जरा, ये ऐसी अश्योरेंस थी जो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को कहा था कि आप बयान ईंट से ईंट बजाने वाला दे दे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं मुझे तो उसके बाद क्या खड़े हुए, ये जो इनकी लंदन में नवाज शरीफ की मीटिंग हो रही थी, जिन लोगों के साथ मीटिंग हो रही थी, जिस तरह से इन्होंने नाम ले लेके अदारों के जो सरबराहान थे उनको बदनाम करने की कोशिश की, जिस तरह से डायरेक्टली अवाम को कहा कि अदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं, अदारों को कमजोर करें, उसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, उस बयानी को रिजेक्ट कर दिया। क्यों ना करते? अभी 7 हमारे जवान बलूचिस्तान में शहीद हुए, हमारे हेलीकॉप्टर देखिए वो जो हादसा उसमें मेजर शहीद हुए, तो जो शहादतें दे रहे हैं, कैसे लोग उनके खिलाफ बात सुनेंगे? अवाम पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब जो है, उनको दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। लाहौर के जलसे में जिस तरह से लाहौर का जलसा फ्लॉप हुआ, जरदारी साहब को बिल्कुल क्लियरली नज़र आ गया कि लोग इनके साथ नहीं हैं, और अगर मैं इनके साथ लॉन्ग मार्च किया
तो उसमें इससे भी ज्यादा रसवाई होगी, इससे भी ज्यादा जिल्लत होगी। सर वहां नारे लगे हैं, शेर का शिकारी जरदारी, शेर का शिकारी जरदारी, तो ये तो साफ नजर आ रहा सर था। आज उन्होंने शिकार कर दिया फिर शेर। आज बड़ा क्लियरली मैसेज दे दिया है कि जनाब ना तो नवाज शरीफ ने तो नहीं आना, ये तो आपको भी मुझे पता है, मुझे भी सर बेइज्जती तो हो गई ना। अब पीपल्स पार्टी जो पीडीएम में इत्तेहादी है वो कहेगी कि जी नवाज शरीफ यहाँ पर आए, इसका मतलब है कि एक तो वो मान ही नहीं रहे कि नवाज शरीफ सब बीमार हैं। सर आज बड़े कब बयानियां भी मान रहे। पीडीएम के जो उसके ताबूत में आखिरी कील पीपल्स पार्टी ने ठोक दी है, ना नवाज शरीफ ने आना, ना ये लॉन्ग मार्च होना है, ना इस्तीफे होने हैं। फिर पार्टी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। खबर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, उनका पासपोर्ट भी खत्म हो रहा है। बाबर साहब पहले आप इस पर, ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने कर दी अपनी पार्टी के साथ, मौलाना शिरानी कह रहे हैं कि अब हमने JUI फेक को अलग कर दिया जुम्मत उलमा इस्लाम से, वो अब कह रहे हैं हम ये असल पार्टी है। और ये कोई आम लोग नहीं, 32 साल से बलूचिस्तान के अमीर। और आपको पता है 2 मेन पॉकेट्स कही जा सकती हैं जुम्मत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके बाद कुछ सिंध में। लेकिन सिंध में भी सीटें नहीं निकलती, सीटें निकलती हैं तो बलूचिस्तान और उसके बाद उसामा साहब, शेरानी साहब की जो बगावत हुई है, बगावत नहीं हुई, उन्होंने कहा कि असल पार्टी JUI पाकिस्तान है, साबिक सेनेटर उनके साथ, साबिक मेंबर कौमी पूरा बलूचिस्तान विंग उनके साथ है, पूरा बलूचिस्तान विंग उनके साथ है। आज मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी में बलूचिस्तान शामिल नहीं है। बलूचिस्तान ने मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम की तबाही ना हुई है तो फिर नून लीग की और फजलुर रहमान साहब की। आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मरियम नवाज जो कह रही है ना कि मेरे पास इस्तीफे आ गए हैं, यकीन जाने वो अवाम को बताएं, तफसीलात दें कि किन किन लोगों के इस्तीफे 160 आज इमरान खान साहब ने कहा है, अमेरिका ने कहा था कि उन्हें एक जाली इस तरह क्लेम कर दिया कि 160 लोगों के मेरे पास लिस्ट जारी कर दे, लिस्ट जारी कर दे कि इन लोगों के इस्तीफे हैं, अगर उनकी तब्दील ना आई मुझे पकड़ लीजिएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब अमेरिका जाने से पहले कह रहे हैं जो इस्तीफे आए हैं 2 लोगों के, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब जो चीफ विप हैं पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में नून लीग के, उनका, और सफदर अवान साहब मरीम साहबा के खामन ने उनके भाई का सज्जाद अवान का, ये 2 इस्तीफे आए। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये जाली है, मरियम साहिबा ने कहा कि गलती से चले गए हैं, और उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा कि जाओ और कबूल करो इन इस्तीफों को। अब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं स्पीकर फौरी तौर पर असद कैसर साहब इनके इस्तीफे कबूल करें। पीपल्स पार्टी गई, पीडीएम तबाह, इनके इस्तीफे अगर कबूल हो गए तो नून लीग तो बेचारी क्या करेगी, क्या बचेगा? मेरी एक बात सुने, स्पीकर इस्तीफे इस तरह से कबूल नहीं करते होते, उसका एक प्रोसीजर है, तरीक़ाकार है। स्पीकर ठीक है, अपने पास मगर मरियम कह रही है जाके मानो उनसे, उनको अपने पास बुलाएंगे, उनसे कहेंगे कि ये इस्तीफा आपने खुद लिखा, ये जो सिग्नेचर है आपके हैं, आप वाकई रिजाइन करना चाह रहे हैं। मरियम की बात मानेंगे या? सर मरियम की कोई हैसियत नहीं है, मरियम ना पार्टी हेड है ना कुछ है। वो जमा कर रही थी, वो कह रही है जाकर मानो इस्तीफे। सर उन्होंने जलसों में कहा है, लाइव सारे कहा है, उन्होंने कहा पार्टी हेड को जमा करवाया जाता है, पार्टी हेड जो है वो आगे मूव करता है, पार्टी हेड नवाज शरीफ है, पार्टी हेड मरियम नहीं है, मरियम की पार्टी में कोई अहमियत नहीं है, अहमियत पार्टी हेड की होती है। इस्तीफे शहबाज शरीफ को जमा करवाए जाते थे या शहबाज शरीफ के किसी भी नामजद बंदे को जमा करवाए जाते, और वो अच्छा इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। बात यह है कि जो इस्तीफा स्पीकर के पास जाएगा वो उसकी तस्दीक करेगा, तस्दीक करने के लिए उस बंदे को बुलाएगा, वो बंदा स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर उससे पूछेगा ये आपका इस्तीफा आया है, ये आपने खुद लिखा है, सिग्नेचर आपके हैं, आप वाकई रिजाइन करना चाहते हैं। अगर वो कहेगा जी मैं रिजाइन नहीं करना चाहता, नहीं होंगे ये इस्तीफा मेरा, इसका मतलब है मरियम से बगावत करेंगे ये दोनों, सज्जाद अवान भी और मुर्तजा जावेद अब्बासी भी, क्योंकि मरियम साफ कह रही है कि जाके कबूल करो इस्तीफे। वो नहीं जाएंगे, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, वो नहीं जाएंगे। अगर गए तो वो ये कहेंगे कि ये इनकार हमारे नहीं है, पार्टी का प्रेशर था, तो पार्टी प्रेशर फिर तो शीन बन गई जी, फिर तो असद कर नहीं, मैं नून शीन वाला तो मामला जिस तरह बताया ना, शीन तो क्या है या नून क्या है। अब पहले भी मुस्लिम लीग के बड़े टुकड़े होते रहे हैं। मामला ये है कि जो नवाज शरीफ साहब है ना, नवाज शरीफ साहब जो मरियम साहब है, जो अभी हालात वाक़या है, जो उनका बयानिया, जो उनकी सोच है, जो अफकार है, या जो उनकी जो तरीका है, या जिस तरीके से वो चलना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो माइनस उन्होंने कर लिया है सियासत में, सियासी मंजरनामे में। नवाज शरीफ का क्या बनेगा सर? नवाज होने वाली है, सुन ले नवाज शरीफ का क्या बनेगा, आप पहले बताते रहे तेरा क्या बनेगा। कालिया डायलॉग मशहूर है ना, हाँ जी, ठीक है ना, इंडियन फिल्म का। तो अब 2 माह रह गए उनके पासपोर्ट खत्म हो। या आपने नवाज शरीफ साहब को टोंट किया इंडियन? नहीं, मैं तो जनरली बात किया ना, एक मुझे ऐसे आ गया। मोदी ने क्या लिख दिया, आपने तो अब बात ही पकड़ ली। अच्छा मामला ये है कि 2 माह रह गए उनके पासपोर्ट खत्म होने में।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तहारी डिक्लेयर किया हुआ है जी। पाकिस्तान के अंदर रिसाब की अदालत जो है उन्होंने उनको करप्शन के केसेस के अंदर जो इख्तियारात के नजायज जो भी है उसके अंदर उन्होंने उनको सज़ा याफ्ता है, वो प्रिजनर कन्विक्टेड हैं जी। उनको एक ख़ास एक वजह से और कुछ टाइम के लिए और ख़ास गारंटी के तहत लाहौर हाई कोर्ट की या हुकूमत भी साथ इन्वॉल्व थी, जो भी है वो गए एक ख़ास पर्पज़ के लिए, एक पर्पज़ के तहत उनको सजा याफ्ता होने के बावजूद और सर जेल में होने के बावजूद इजाजत से एक्सटेंशन हुकूमत की अच्छा इजाजत से थी, वो तो एक्सटेंशन मशरूत थी हुकूमत की इजाजत वो से नहीं मिल- और उन कब से रिपोर्ट्स महीने की जो साथ बुनियाद पर जो कि वहां पे सफारत खाने से अटेस्टेड होंगी और अदालत वो तो काम आ गया और गारंटर जो है वो अंदर बैठे हुए जेल में, जो सारा मामला उसके साथ क्या हुआ है कि वो इश्तहारी उनको डिक्लेयर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मफरूर है, वांटेड है। उसके बाद ये होता है कि जो पाकिस्तान का कानून है कि जो इश्तहारी मुलजम होता है, जो अदालती मफरूर होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी बन के, ये तो उससे अगली स्टेज है ना, अदालती जो मफरूर होना, मोस्ट वांटेड होना, फिर कन्विक्टेड होना प्रिजनर, उसका नाम ब्लैक लिस्ट में ऑटो सिस्टम के तहत डाल जाता है। जब उसका पासपोर्ट बनने के लिए जाता है ना, तो उसके लिए ख़ास हुकूमत अगर बहुत ज़्यादा अगर चाहे बहुत ज़्यादा नवाज़शात करना चाहे तो इलीगली, वैसे मैं नहीं समझता कि लीगल है, वो उसको वेव ऑफ कर सकती है। वरना ये है कि जब तक उसका वो प्रोक्लेमेशन आर्डर वापस नहीं होता या वो जो अदालत ने कोर्ट ऑफ स्काउंटर डिक्लेयर किया होता है वो वापस नहीं होता, उसका नाम उसके साथ मशरूत है, तब जाके वो लगा के आप आर्डर सारे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो ब्लैक लिस्ट क्या अब क्या किसी अब और 2 मुल्क माह के जाएंगे, बाद ना तो सऊदी अरब asylum seek नहीं, करेंगे, वो जा नहीं सकते बरतानिया- ना। बरतानिया से जब पासपोर्ट आपका खत्म हो गया 2 माह बाद अगर हुकूमत नहीं नया बनाती, वो नहीं जा सकते। अच्छा नंबर 1 ना तो वो फिर कतर तो जा सकते, asylum- सऊदी अरब, अमेरिका, फिर तो- पाकिस्तान कहीं नहीं आ सकते। बल्कि असाइलम बरतानिया सिर्फ के करेंगे, वफादार बनेंगे। नहीं ऐसे कैसे अब दे देंगे असाइलम? पेटे- एक इश्तहारी मुजरम को, एक कोर्ट काउंटर को, एक जो बंदा कन्विक्टेड प्रिजनर है, बरतानिया की तारीख में ऐसा बता दे कोई एक वाकया, खालिद साहब, वैसे एक मैं वाकया आपसे बता, disagree इतना अरसा करता रख हूं। सकते हैं तो सर और रखेंगे। बरतानिया उसको वो तो कभी वापस यूज कर रहा है ना, नहीं यूज कर रहा है, वो वापस ना नहीं भेजेगा, कोई असाइलम ना नहीं कोई देगा, लीगल वो रास्ता ढूंढ असाइलम नहीं लेंगे। देगा, वो कोई लीगल असाइलम नहीं दे सकते। कुछ तो रास्ता अपना निकालेंगे, वो कहेंगे- बरतानिया पाकिस्तान के कहेंगे इस तरह जी, यहाँ पे इदारे इस तरह नहीं कर जो कानून बना दिए। बरतानिया के अंदर एक इश्तहारी कन्विक्टेड को, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को कभी भी असाइलम नहीं मिल सकता। वीजा एक्सटेंड हो सकता है, वीजा एक्सटेंड, पासपोर्ट नहीं होगा तो पासपोर्ट वीजा पहले कैसे एक्सटेंड, पासपोर्ट होगा तो वीजा लगेगा एक्सटेंड होगा। उसामा साहब, पासपोर्ट जब आपका वैलिड ही नहीं रहा तो वीजा किसके ऊपर लगेगा? ठप्पा किसके ऊपर मैं लगेगा? आपको ये लिख के दे दूं कि कोई ना कोई लीगल रास्ता वो निकाल लेंगे। वो तो बड़े-बड़े वकला हैं, उनके पास टीम है, मुशावरत कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और मुझे सिला नहीं रहमी लग भी रहा, है, सिला रहमी मैं शेख नवाज- रशीद की स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूं कि मियां नवाज शरीफ मैं ये नहीं डॉक्टर साहब कह रहा कि 2 माह बाद वो वापस आ जाएंगे, खलील साहब ऐसी और बात नहीं खुदा है। न खास्ता और बीमार हो गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, मैं कहता हूँ पहले नहीं एडमिट हो गए तो उनका क्या किसी ने कर लिया? यानी वो कोई और रास्ते से हॉस्पिटल निकालेंगे। एडमिट आप कह रहे हैं लीगल कवर कोई नहीं होगा शायद, लेकिन कोई नहीं, ना मैं कोई बताता हूं, बरतानिया मैं रास्ता आपको दूसरा निकालेगा। भी और साहब को भी लगता है बरतानिया सर फुल वहां साथ पे है। कोई वो ना कोई नहीं। लीगल कवर निकाल लेंगे, वहां पर कोई बरतानिया- कोर्ट से नहीं, नहीं, ऑर्डर वहां ले का नहीं, लेंगे, डॉक्टर साहब, वहां लेकिन का वो इशू नहीं है। वापस नहीं आएंगे। वहां- बरतानिया और कोर्ट में उनके- चले जाएंगे, उनके इस वहां तरह उनके लॉयर्स ये लिख के दे देंगे कि वहां पर इनकी मुखालिफ डॉक्टर गवर्नमेंट साहब, बैठी हुई मामला है, बरतानिया- वो इनके पासपोर्ट को एक्सटेंड नहीं कर रही, इनका इलाज बहुत जरूरी है, डॉक्टर लिख के दे देगा इनका इलाज बहुत जरूरी है, कोर्ट से कोई ऐसे ऑर्डर ले लेंगे, लेकिन वो डॉक्टर वापस अच्छा, नहीं बरतानिया आने वाले। इस चीज को नहीं देखता कि एक शख्स एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गया। ये रिपोर्ट्स बरतानिया में छप रही डॉक्टर हैं साहब, कि एक दिन भी हॉस्पिटल में उसामा एडमिट नहीं साहब, हुए, उनके एक दिन डॉक्टर भी, की एक दिन भी। रिपोर्ट, उनके डॉक्टर की जो लिखी हुई रिपोर्ट है ना, उसको कोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगी। डॉक्टर अगले 10 साल भी सर, एक शख्स का 10 साल तक एक चीज का इलाज होता है, साहब, साल तो यार, हो गया। आपकी एक अपनी साल कोर्ट तक- ने आपकी अपनी कोर्ट में आपके डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि अगर ये बाहर नहीं गया तो इसकी अगर इसको बाबर कुछ हो साहब सकता है। कोई भी शख्स आपकी आज तक अपनी आप मुझे कोर्ट ने बता उसको दें। इजाजत दे मैंने दी आज और तक आप नहीं सुना बरतानिया की कि एक कोर्ट से शख्स गए। है, उसकी जान को खतरा और वो एक दिन भी हॉस्पिटल में एक नहीं मिनट एक साल के अंदर मैं बताता हूं। और मुसलसल उसकी जान ऐसे है कि देखिए, जनाब वो आ नहीं सकता, यहाँ अदालत के का सामना नहीं कर डॉक्टर सकता। और मैंने जो आपको रिपोर्टें बता हैं, दिया कि वो वापस नहीं बरतानवी आएंगे। डॉक्टर जाली रिपोर्टें नहीं बनाते, पहली तो बात ये है। हाँ, आपने एक उस फर्म से जो कैलबरी फॉन्ट वाला जेरी फ्रीमैन जो था वहाँ पे जो सोलिसिटर था, जिसकी कई दफ़ा फर्म में ब्लैक लिस्ट हुई, वो फ्रॉडिया था, जिसने कई फर्म में कई फ्रॉड किए, या जो भी था सही ना था, गलत था, उससे आपने बनाई, लेकिन उसने भी गलत नहीं बनाई थी। वो आपने उसमें सफ़ा निकाल कर चेंजिंग की थी, मरियम साहबा के वकला ने सारे दफ्तर में बैठ के, उससे मैंने सारा गया वहाँ पे देखी, उसने सही बना के, इन्होंने बीच में उसको काट के बीच में नई काट पेश कर ली। मामला ये है डोगर साहब, बरतानिया में ना तो डॉक्टर को जाली रिपोर्टें बनाते हैं, अदनान इधर का डॉक्टर है, वो बरतानिया का डॉक्टर डेविड तो है ना, उन्होंने जो डॉक्टर दी है, डेविड दो जो है ना, रिपोर्ट्स, सर। नोट सुन ले,
डॉक्टर डेविड अगर लिख के देगा तो वो बरतानिया का हुकूमत और कोर्ट्स है, इधर की भी माशाल्लाह इंडिपेंडेंट जज है, ऐसी बात नहीं। पहली दफ़ा जो सारा ड्रामा हुआ, एक दफ़ा कोर्ट ने वहाँ पे मुझे बताएं, जब वहाँ पे केस पेश करेंगे वो डेविड जो मर्जी लिख दे तो कहेंगे भी 1 साल के अंदर तो बंदे को कुछ नहीं हुआ, तो हम आपकी रिपोर्टों के ऊपर रिलाय किस तरह कर सकते हैं? वहाँ पे मजाक नहीं है। नहीं कैसे पर एक खैरल साहब डॉक्टर की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया, क्यों मैं चैलेंज कर सकता हूँ? आपकी अपनी कोर्ट में तो चैलेंज नहीं हुआ। मैंने खुद जब आपके अपने डॉक्टर ने, जब आपके सिम्स के हेड ने लिख के दे दिया कि अगर ये बाहर ना गया इसकी जान को खतरा है, तो आपकी कोर्ट तो चुप हो गई। डॉक्टर साहब मैं अपने साथ, मेरे साथ जो वाकया ये हुआ, जो हॉस्पिटल एडमिट नहीं कर रहे थे, डॉक्टर ने मुझे, रजा हाशमी ने कहा कि आपका केस इतने, साहब आप उन्होंने कहा ना एडमिट को आप हो सकते हैं ना आपका इलाज हम करेंगे। वो डॉक्टर ने लिखा, मैंने हाई पावर रातों रात बोर्ड बनाया, दूसरे डॉक्टर भी आए। बात ये है कि नहीं आ सकती नवाज शरीफ साहब को हम नहीं वापस ला सकते, हमारी हुकूमत नहीं वापस ला सकती, ना पाकिस्तान की रियासत वापस ला सकती। नवाज वापस नहीं आएंगे, वो तो मैं नहीं ला सकते, वही मैं बात कह रहा हूँ। हुकूमत पाकिस्तान वापस लाना चाहे तो वो वापस आएंगे, लेकिन फिर सर्टन है, अगर चाहे पूरी तरह चाहे हुकूमत। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला कह रहा है कि अल्लाह ही लाए तो लाए, है कि जो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी उनको सहूलतकारी जब तक करेगा जब तक वो उनके और गैर मुल्की की मानते रहेंगे। पहले किसकी मान रहे हैं? ब्रेक का वक्त है, वो वहां पे बैठे रहेंगे, ब्रेक लेते हैं, कोई नहीं ला सकता ना वो आएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से, यानी सीक्रेट बैलेटिंग नहीं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया हुकूमत ने, 4 जनवरी को समाअत मुकर्रर है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था सेनेट इलेक्शन के हवाले से कि क्या सीक्रेट बैलेटिंग की जगह ये शो ऑफ हैंड्स हो सकते नहीं, ओपन हो, सबको पता हो कौन किसको वोट कर रहा है। और 4 जनवरी को अब इस रेफरेंस की समाअत है, अटॉर्नी जनरल को भी दोपहर 1 बजे बुला लिया गया है। असद खरल साहब, अब इसमें हुकूमत ये कह रही है कि खुफिया बैलेट इंतखाब सदर, स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए होता है। जो आम सेनेटर्स का इंतखाब है, क्या वो भी सीक्रेट बैलेटिंग के लिए लाजमी है? अब इस पर राय ली गई है सुप्रीम कोर्ट से। अब ये ज़्यादा अरसा मामला नहीं चल सकता, क्योंकि वैसे ही मार्च के चंद दिन तो रह गए हैं अब। और इसके साथ साथ एक मामला ये भी है कि हुकूमत चाहती है कि सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 122(6) में तरमीम हम कर ले तो मामला चल जाएगा। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है। अगर ये हो जाता है तो फिर तो हुकूमत कहेगी इलेक्शन कमीशन से कि जनाब एक तो जल्दी करें और उसके बाद ये करें भी अब ओपन। देखिए, फैसला तो करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन हमने भी जो कानून पढ़ा है, जो आइन का मुताला किया है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेशियाँ जाते हैं, देखते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, या एक्सपर्ट से भी बात हमारी होती रही इस टॉपिक पे। मैं जो समझता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हुकूमत, वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद। मेरा नहीं ख्याल कि जो सुप्रीम कोर्ट से वो मांग रहे हैं ये उनको सुप्रीम कोर्ट देगी, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कानून और आइन के मुताबिक वही बात करेगी। मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है खरल साहब से। सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पे क्या ओपिनियन है, लेकिन एक ख्वाहिश उन्होंने विश लिस्ट दिया ना कि हम ये करना चाहते हैं, आप बताएं हम कर सकते हैं। जी जी, विदाउट लेजिस्लेशन। मेरी नहीं विदाउट लेजिस्लेशन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन जरूर देगी। जी जी, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन जो मेरे नजदीक देखिए फैसला, नहीं मैं ओपिनियन तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरे नजदीक एक ओपिनियन ये भी हो सकती है कि जनाब इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ओपन बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसका हतमी फैसला पार्लियामेंट करेगी और इलेक्शन तो वो पार्लियामेंट को वो रेफर कर देंगे। मैं भी यही कह रहा हूं। अब मेरी बात सुन, लेकिन उसमें ओपिनियन ये दे देगी अपनी ऑब्जर्वेशन कि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बेहतरीन तरीका जो है वो है हाथ खड़े करके ओपन बैलेटिंग। ये इतनी ओपिनियन दे सकती है, लेकिन इसका फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब जो ये मसला पार्लियामेंट में जाएगा तो वहाँ पर पोलिटिकल पार्टीज एक्सपोज होंगी, या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के साथ जाएंगी। अगर मरियम पहले कह चुकी कि हम भी ओपन बैलेटिंग के ज़रिए ये इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो जब अगर पार्लियामेंट में जाता है मसला तो फिर मरियम को फैसला करना पड़ेगा उनकी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो कहाँ पर खड़े हैं। फिर पार्टी को भी फैसला करना पड़ेगा कि कहाँ पर खड़े हैं। अदरवाइज लोग ये समझेंगे
कि ये पार्टियां नोटों की बोरियां खोल के बैठी हुई हैं और ये नोटों के ज़रिए से अपने बंदे जितवाना चाह रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इशू है जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी पार्टी इसकी मुखालफत करेगी वो पब्लिक में अपने आप को एक्सपोज कर देगी, अब वो खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिप्रेजेंट करेगी पब्लिक ओपिनियन को, लोगों को, कि लोग ये चाहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये अपनी साथ ये ऑब्जर्वेशन लगाती है कि हतमी फैसला पार्लियामेंट में करना है, लेकिन ये समझते हैं कि अगर ओपन बैलेटिंग हो जाए तो इससे शफाफ इलेक्शन होगा, तो पार्टीज़ के लिए इससे पीछे हटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे नज़दीक ये एक अच्छी मूव है। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ, मैं आपने जो बात की है ना, थोड़ा सा मैं भी करूँगा, आधी बात चुकी हुई है। एक तो ये है कि जो इमरान खान साहब है ना, उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव खेली है, यानी एक ही तीर से कई शिकार किए। जो डोगर साहब ने बात की, जारी बात है पार्टियाँ एक्सपोज हो जाएंगी अब, और जो ये बात बयान और ज़बानी जमा खर्च करते थे तो वो तो सामने बात अब आनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बात डोगर साहब कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरा मतलब ये कहने का है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लेजिस्लेशन के अलावा शायद हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन ना करनी पड़े, तब भी, वरना तो लेजिस्लेशन कर लेते। वो पॉसिबल नंबर एक सुन ले। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका भी कुछ रोल है इसके अंदर, लेकिन चूंकि इस इलेक्शन एक्ट के अंदर एक चीज़ वाज़ा लिख दी गई, सुप्रीम कोर्ट उस मामले के अंदर तशरीह के लिए हुकूमत जा सकती है जहां पे अबहाम हो, एम्बिगुइटी हो। अभी जिस तरह आपने कहा कि इसमें चूंकि हमारा आइन जो है उसमें ये लिख दिया गया है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, उनका जो बैलेट है वो सीक्रेट बैलेट के यानी होगा। और बाकी जो है इस तरह सेनेटर के वाले से जो आप बात हो रही है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिटरमिन कर दिया कि शो ऑफ हैंड के जरिए कौन से इलेक्शन होंगे और सीक्रेट बैलेट के जरिए कौन से होंगे, उसमें एक कर दिया गया। अब ये उसको एक थोड़ी सी उसके बारक्स करना चाह रहे हैं, तो जारी बात उसके लिए मैं जो समझा हूं ना, हुकूमत को भी पता है, हुकूमत के पास लॉयर्स की टीम है, सब कुछ है, हुकूमत को भी पता है कि अल्टीमेटली ये मामला पार्लियामेंट को ही रेफर जनरल का भी लेकिन हुकूमत ये चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपनी ओपिनियन, अच्छा कैसी बात है, ओपिनियन जो है वो ये हो सकती है, ओपिनियन ये हो सकती है कि जो ओपन बैलेटिंग है, हाथ खड़े करके जो बैलेटिंग है, वो शफाफ तरीन और बेहतरीन तरीका इंतखाब। अच्छा, इसमें एक और एक मिनट करता, ये बेहतरीन तरीके, लेकिन ये मामला पार्लियामेंट ने अच्छा, आप ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से एक तरह की ओपिनियन चाह रही है, उस ओपिनियन के बाद जितनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो उनका पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा। अब मामला ये है कि यही बात है, मैं जो फिर उसी बात पे आ जाता हूं, जो आगे थोड़ा सा उसको बढ़ा लेते हैं। मामला यह है कि इसके अंदर चूंकि हम देखते रहते हैं प्रोसीडिंग, अब फैसले ये नहीं सुनाने ये ओपिनियन क्या देगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं जो इसकी चीज़ें आगे मूव होगी या हो सकती है, मामला यह है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है शायद बुलाएगी, और हुकूमत के साथ साथ अटॉर्नी जनरल को तो उन्होंने कहा, यह जारी बात है, हुकूमत के साथ साथ मेरा ख्याल है शायद पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके सरबराह हैं वो खुद इंटरवीनर बन जाए इसमें जाके 110 सेक्शन के तहत, या सुप्रीम कोर्ट उनको मदऊ कर सकती है, क्योंकि एक नेशनल और कौमी इशू है जी। जिस तरीके से हुकूमत ने ये बॉल जो है ये सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में फेंकी या भेजी, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है यही जो बॉल है ये पार्लियामेंट जो है ईवान के पास भेजेगी यकीनन, जो क्योंकि जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है ना, मैंने कई दफ़ा देखा है मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं या इससे पहले जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान हैं, जब भी बात मैंने देखी है ना, मैं कोर्ट में चूँकि बहुत ज़्यादा रेगुलर हम रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, जो केसेस में सो मोटो में अपीयर होते हैं, और 2012 से लेकर अभी तक जो दो चार माह पहले तक भी 17/16 लास्ट जो सो मोटो है उसमें मैं चीफ जस्टिस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार साहब के सामने मैं पेश हुआ हूँ। उसमें नैब की अमेंडमेंट की बात थी, तो फरूक नाइक का जो बिल था मैं उसमें सो मोटो में मेन डिप्टी, बाकी तो उन्होंने खारिज कर दी। उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट की बालादस्ती पे हम बिलीव करते हैं, चूंकि मामला है आईनी तरमीम का, सही, तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी, ये कह सकती है कि जनाब आप ये चीज जो है ये पार्लियामेंट के अंदर लेके जाए। एक बात जो डोगर साहब वाली बात है उस पर तो कोई मेरा अपना है कि ट्रांसपेरेंसी यकीनन सुप्रीम कोर्ट चाहेगी, पब्लिक ओपिनियन और लॉ ऑफ द लैंड
ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट भी ये ऐसा कह सकती है, ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि आप जाएं और अगर आप समझते हैं तो फिर आप जाके लेजिस्लेशन कर लें। जिस तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि अगर आप पब्लिक हैंगिंग करना चाहते हैं तो भाई हम सुप्रीम कोर्ट हैं, आप जाके वहां पे इसकी लेजिस्लेशन कर लें। तो अभी भी मामला उसी तरह उसी नैज पे ये भी आ गया है कि पब्लिक भी चाहती है, पार्टी हुकूमत भी चाहती है, हर वो बंदा जो ट्रांसपेरेंसी पे यकीन रखता है, जो शफाफियत पे यकीन रखता है, जो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चाहता, जो इस तरह की मनूवरिंग नहीं चाहता, जो इस तरह की चाहेगा सिस्टम में कि ताकि हर बंदा जो है वो अपने ज़मीर के मुताबिक और वो जो रेल पेल पैसे किया छांगा मांगा हॉर्स ट्रेडिंग ना दोबारा हो। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें यही तवक्कुआत है कि वो ये जो चीज़ है जो हुकूमत भी चाहती है, अपोजिशन भी कह रही है इस तरह, तो फिर इसको लेजिस्लेचर के जरिए उसको लीगल कवर देना चाहिए ताकि उसामा साहब जिस तरीके से ये ब्रीफ के चलते हैं और इससे जो सेनेट के इलेक्शन में जो तमाशा लगता है, डायलॉग की बात हो रही है वो भी एक तरह से है। हुकूमत भी कह चुकी है, वज़ीर इत्तलाअ शिबली फराज भी कह चुके हैं कि जनाब जो लेकिन इस केस से ग्रैंड डायलॉग तो कोई तो लग नहीं, उसामा साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सियासी मैटर नहीं, अगर ये पार्लियामेंट सर अगर पार्लियामेंट तो वो तो इस केस से नहीं चाहिए होगी ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ जाती है उसके बाद डायरेक्शन नहीं देगी ये बात सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को जारी बात है, जो अगर बाला वैसे तो सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है, पर ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा और लेकिन आप मांग ली है तरमीम करनी है तो फिर तो जाहिर है कोई पीपल्स पार्टी को साथ आना, नून लीग को साथ आना। सुप्रीम कोर्ट से अगर ओपिनियन मांगी है सदर पाकिस्तान ने या हुकूमत ने तो उसका मतलब उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम समझा है ना, बालादा समझा है ना, उसकी ऑनर है ना कि उन्होंने चीज भेजी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे देखेगी, एक डायलॉग का आगाज हो सकता है ये रेफरेंस का, जब ओपिनियन आ जाएगा तो उसके बाद तो डायलॉग का तो पहले भी बैक डोर चल ही रहा है ना। लेकिन ये अच्छा, इससे हटकर एक चीज है बाबर साहब के, जिस तरह जरदारी साहब ने खुद कहा था पिछली दफा सेनेट के इलेक्शन हुए थे और नून लीग के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया था, अगरचे उनकी मेजॉरिटी थी उसके बावजूद कि किस तरह से उनके तो सेनेटर्स कम हो गए और जरदारी साहब ने फिर चेयरमैन बनाया सादिक सिंजरानी साहब को और कहा कि जी हमने ये गेम कर दी है। इस दफ़ा क्या आपको लग रहा है पीडीएम के लिए कोई वो रास्ता निकाल लेंगे? मुस्लिम महाराना साहब की तो सीटें बहुत कम हैं और उनके सेनेटर्स तो अब उस तरह नहीं होंगे, तो कोई रास्ता वो देंगे या नून लीग को, या ये मिलकर सेनेट के इलेक्शन में टफ टाइम दे सकते हैं? अगर ये सब मिल जाए तो फिर तो एक पावर बन सकती है सेनेट के इलेक्शंस के लिए। क्योंकि अब तो लगता है जाना इन्होंने सेनेट के इलेक्शन। मुझे नहीं लग रहा कि ये मिलेंगे। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो चाहेंगे कि उनके कुछ बंदे या मौलाना फजलुर रहमान खुद सेनेट में किस तरह से उनको सीट मिल जाए। अब उनके पास मुझे नहीं पता कि केपीके में कितनी सीटें हैं, वो सेनेटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, लेकिन पंजाब में नून लीग चाहेगी कि नून लीग को पहले बड़ा नुकसान हो रहा है और नून लीग चाहेगी कि वो अपनी मैक्सिमम जितनी सीटें वो निकाल सके, क्योंकि नून लीग पंजाब में लूज़ करेगी, फिर पार्टी सिंध में बराबर की सीटें आएंगी, जितनी उनकी लूज़ होंगी उतनी ही उनको सीटें आ जाएंगी। तो ये दोनों बड़ी पोलिटिकल पार्टी तो इस सिचुएशन में नहीं कि मौलाना को अकोमोडेट कर सकें। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा। मुझे लग रहा है कि जो ही इलेक्शन करीब आना है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें मैक्सिमम सीटें हासिल करने के लिए दौड़ लगा। लेकिन नून से शीन निकला एबीसी निकल रही है, ये मैं बता रहा हूं। जमहूरियत पसंद लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसने एक स्टैंड लिया है और जमहूरी तौर पर सीईसी में एक मीटिंग बुलाकर फैसले हुए हैं। कोई डिक्टेटरशिप नहीं नजर आई कि जी नवाज शरीफ ने कह दिया, मरीम ने कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुबकी हुई है सिंध हुकूमत की कि वो ये जो कब्जा माफिया उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। क्या कुछ हुआ ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। अब पता चला। सुप्रीम कोर्ट बहुत परेशान है कराची के हालात पर, सिंध के हालात पर और कराची में जिस तरह से ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोशिश है कि ये जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं, चाहे सर्कुलर रेलवे हो, दीगर जगह हो, इसको छुड़वाया जाए। पार्क ख़त्म कर दिए गए, पब्लिक प्लेसेस हो गई, सब पर कब्जे हो गए, चाइना कटिंग सब पर सुना आपने। आज बुलाया हुआ था चीफ मिनिस्टर सिंध को, मुराद अली शाह साहब को, वो भी अदालत में पेश हुए, उनके साथ उनकी टीम पेश हुई जिनमें सईद गनी साहब भी थे, मुर्तज़ा वहाब साहब भी थे और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब भी थे, इम्तियाज़ शेख साहब भी थे। सब सुप्रीम कोर्ट में गए और मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया है तो मैं इसलिए आया हूँ। लेकिन बेबसी का इजहार हर तरफ से हो रहा है।
हत्ता के रेलवे हुक्काम ने कहा कि जी हमारी तो ज़मीनों पर कब्जे हो गए हैं, जो लीज पर ज़मीनें थीं वो छुड़ाई नहीं जा सकी। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, रेंजर्स को, आईजी को, किनको सिक्योरिटी फराम करो। कहते हैं जी हमारे लोग जाते हैं तो ज़ख्मी हुए हैं, बड़ी मार पड़ती है। 70% कहा गया कि जी ज़मीन पर यानी 70% सर्कुलर रेलवे ये ऑपरेशनल हो सकती है, कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान कह रहे हैं कि जी 100% काम चाहिए। खरल साहब, ये हो सकेगा? जितनी ज़मीनों पर कब्जे हो चुके हैं, पार्क ख़त्म हो गए, पब्लिक प्लेसेस ख़त्म हो गई, सब जगह ख़त्म हो गई, कब्रिस्तान तक नहीं छोड़े गए, तो अब कैसे होगा? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बदनाम करने की कोशिश हुई बहुत से पॉलिटिशियंस, जिसमें यानी विफाकी हुकूमत के हों, सिंध हुकूमत के हों, बल्दियाती हुकूमत रही MQM की, सब वो ये कहते हैं कि जी तो गरीबों की जगह। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पथारे छोड़ दें, गरीबों को छोड़ें, ये जो बड़े बड़े माफिया हैं इनको हाथ डालें। कोई करेगा? मामला ये है कि उसामा साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है जब से ये सर्कुलर रेलवे बंद हुई और ये जो KCR और सारे मामला हुए और जो कब्जे हुए और लीज पे जो जालसाजियाँ हुई और जिस तरह प्लाजे, मार्केटें, शॉपिंग मॉल बन गए बड़े बड़े, और जिस तरह प्लाजे और जिस तरह शॉप्स बन गई, जिस तरह बेचा गया करोड़ों अरबों रुपए की राजी को, और ये सारा कुछ हो गया। मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं क्या ऐसा हो सकेगा? आज की मैं बात कर रहा हूँ, आज की जो प्रोसीडिंग की जो इस हवाले से बात हुई है, 70% तक तो मान रहे हैं कि मुकम्मल की जा चुकी है। 70% तक, अब तो 30% रह गए, वही बड़े माफिया, क्योंकि बड़े माफिया जो है वो 30% वाले भी 70 से बारी हैं। उन्होंने कहा जी 70% तक हम चला सकते हैं। हाँ जी, अब चला सकते हैं, इसका मतलब एडमिट कर लिया ना अदालत के अंदर, उन्होंने जब इंडोर्समेंट कर लेकिन 70% कराची सर्कुलर रेलवे मुकम्मल चल सकती है। हाँ जी, अभी 70% पे भी मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल नहीं उसामा साहब, लेकिन आप जब अंडरटेकिंग देते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, तो उसके लॉजिक तो होती है ना। ये नहीं आप कह सकते कि 30% आप चला सकते हो, तो आप कहेंगे जी हम 60% चला सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट, वो तो एक अलग सी बात है। लेकिन 70% तक ये मामला जा रहा है, ये चला गया, ये पहुंच जाएगा ना। ठीक, बाकी अब 30% तक, वो कहते हैं ना हाथी अब चला गया और दुम रहेगी पीछे, ये थोड़ा सा ज्यादा उसका हिस्सा बना ले। आप ये भी तो देखें 30% पे वो बेबस जो मामला ये है कि आज जिस तरीके से वहां पे मुकालमे हुए हैं रजा रब्बानी साहब के वाले से, वो भी बड़े अहम चीजें हैं। और जिस तरह सेक्रेटरी रेलवे को जब कहा गया कि जनाब ये लीज जो खत्म करने के वाले से भी इसका भी कोई तरीकाकार निकाले, और जो इसको KCR जो है और जो सर्कुलर रेलवे है और साथ जो मास ट्रांजिट प्लान के वाले से एडवोकेट जनरल सिंध ने, जो सिंध हुकूमत ने बनाया कि वो भी हम जनाब बना रहे हैं, वो ओवर पासेज और अंडर और फ्लाई ओवर जो सारे मामला हैं। और सिंध हुकूमत से उनका जो मैं बता रहा था कि बात करेंगे, जो सेक्रेटरी रेलवे ने कहा, और 100% तक KCR को 100% तक की बात हो रही है कि चलाएंगे जी। और कुछ तनाज़ात है तो इन्हें हल करना। अब मामला ये है कि हर दफ़ा जब ये होता है ना मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, सिंध हुकूमत हो, रेलवे हो, ये टीज करने के लिए ना, ये जानबूझ के ये सिर्फ एक चीज़ ले आते हैं कि जनाब अदालतों के स्टे है, फलां चीज़ है, लीज आ गई है, कानून ये कहता है, ये कहानियाँ सुना देते हैं। और जब इनको मुसमारी का हुक्म दिया जाता है तो उस वक्त वही है कि पथारे वालों से स्टार्ट कर देते हैं, झोंपड़ियों वालों से स्टार्ट कर देते हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रबल सही है, जो मतलब प्लाजे हैं, शॉपिंग मॉल है, बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको नहीं करते। और उसके बाद फिर अदालतों में इधर उधर जौहरी हाइट्स को तहवील में लेने का हुक्म ये तो मैं बताता हूँ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 4-5 आज जो काम किए हैं जो बड़े बड़े, एक तो ये है कि जो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी कि कब्रिस्तान जो कब्जा माफिया की अंधेर नगरी जो है, उस हवाले से अदालत के बड़े ईरान जो थे रिमार्क्स, कब्रिस्तान, प्ले ग्राउंड और पार्क्स भी उन्होंने कहा जी इसका सब पर जो है कब्जा कर लिया है। फिर उन्होंने कहा हुकूमत होती तो कराची का ये हाल होता। अब ये सवाल किया उन्होंने वहाँ पे चीफ मिनिस्टर या रजा रब्बानी साहब एक उनके सीनियर लीडर भी हैं और वकील की सूरत में भी आ जाते हैं सामने, दो इन लोगों की जारी बात है पोर्टफोलियो है। अब शहर में तबाही मची हुई है, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ पे आपको पता है, वहाँ के चूँकि रहायशी हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं, उनके अजीज़ो कार बताते होंगे, शहरी बताते होंगे, वकील बताते होंगे, उनके स्टाफ बताता होगा, जनाब ये खुद देखते हैं। और मैंने देखा बड़े कीनली वो चीज़ों को देखते हैं। और कराची का जो अवामी को मसाइल आए तो उसके ऊपर वो दिन रात बैठ जाते हैं। अब तिजोरी हाइट्स जो है उसको तहवील में लेने की उन्होंने हुक्म की बात की, हुक्म दिया है। किडनी जो हिल पार्क है उसको उन्होंने रजा रब्बानी साहब ने दलाइल दिए, तिजोरी हाइट्स के वो वकील थे, हाँ जी, और उन्होंने कहा जी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप अपनी पार्टी से कोई वादा करके आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये जो सारी जगह है, रजा रब्बानी ने कहा कि ये ज़मीन रेलवे की है ही नहीं। तो इस पर
फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी आपको अपनी पार्टी से नहीं पीपल्स पार्टी से वादा करके आए। रज़ा रब्बानी ने कहा कि मेरे वकार और इज्जत नफ्स पर रिमार्क्स ना दिए जाएं, मैं केस लड़ रहा हूं, दलाइल देना चाहता हूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रज़ा रब्बानी साहब हम वही कह रहे हैं जो आजकल अदालतों में हो रहा है, वकला पार्टियों से वादा करके अदालत आते हैं, फिर हमें कौंसिल को कुछ याद दिलाना पड़ता है। दस्तावेज से साबित है कि ये जमीन रेलवे की है। रज़ा रब्बानी साहब ये सब जाली दस्तावेज हैं, बने हुए हैं और हमें मालूम है दस्तावेजात कैसे। अब चीफ जस्टिस की वही इंफॉर्मेशन, उनका अपना एक नेटवर्क, अब वही दस्तावेज, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पेशेंस देखें कि रज़ा रब्बानी साहब को ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे मौजूद है, सामने फाइल में मौजूद है, कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है, और फिर भी वो बता रहे हैं, और ऊपर से वो कह रहे हैं जी हमारे वकार और इज्जत नफ्स और उस पर बात ना की जाए। ठीक है साहब, आप देखेंगे कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो अवाम से वोट लेके आती हैं, अवाम से वादे करके आती हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आवाम को सहूलत दें, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई हैं कि सर्कुलर रेलवे नहीं बननी चाहिए। और ये सुप्रीम हुकूमत में शामिल है, पीटीआई के लोग भी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है, वो अवाम की उमंगों की बात कर रही है, वो कब्जा ग्रुप छुड़वाने की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब रेंजर्स को बुला लो, अगर तुमसे ये नहीं छूटता, अगर तुम्हारी नीयत खराब है तो रेंजर आओ, तुम ये जमीन क्लियर करके दो। 50 लाख लोगों को इसका फायदा है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने छोटे छोटे मुफाद की खातिर इसके ऊपर बैठी हुई हैं। मुझे इंतहाई मेरा शर्म से सर जो है वो नीचे है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमसे वादा करके वोट लेके आती हैं कि एक सर्कुलर रेलवे की बात आई तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके मफादात इकट्ठे हो गए हैं, स्टेटों के साथ अरबों रुपए नहीं खरबों की ओवरऑल वैल्यू उसकी होगी जो जायदाद ऊपर जो बने। और मैं दाद देता हूँ, मैं सलाम करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो अवाम के फलाही मनसूबे के लिए खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि नहीं ये बन के रहेगा, हर सूरत में बनेगा। इसके बावजूद कि ना सूबाई हुकूमत कोऑपरेट कर रही है, ना फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, ना रेलवे कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ये चाह रहे हैं कि ये मनसूबा कंप्लीट हो जिससे 50 लाख लोगों को रोजाना का मगर उनके रिमार्क्स बड़े अहम है, वो कुछ परेशान। बस एक तरफ तो चीफ जस्टिस ये भी कह रहे हैं कि जी किडनी हिल पार्क फौरी वागुजार कराएं वरना जेल जाएं, ये भी उन्होंने कहा है। कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार किया, लेकिन साथ वो कहते हैं शहर पर अब फातिहा पढ़ ले, जो आपने हाल कर दिया, जितना बर्बाद कर दिया इस शहर को, इतना खूबसूरत, दुनिया के खूबसूरत शहरों में, नहीं बड़े शहर जो हैं, साहिली शहर। सर वो कहते हैं कि अगर कुछ करना था तो रिंग रोड बनाते, शहर को मास ट्रांजिट की जरूरत है, शाहरा फैसल पर, राशिद मनहास पर फ्लाईओवर पूरा ट्रैफिक रोक देता है, ये इंजीनियरिंग है। आप ये अपनी, आपको पानी देना है, गटर ठीक करना है, तो मेरा चीफ जस्टिस पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने वोट नहीं लेने, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उन्होंने शहर का तबाह करके रख दिया। उनके बारे में डिफेंड कर रहे हैं हुकूमत, वो तो कह रहे हैं हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत होती तो कराची का यह हाल होता। और रिमार्क सुने चीफ, क्योंकि अपनी मर्जी से तो नहीं कोर्ट हम कर सकते। वो कहते हैं कि कराची को कब्रिस्तान बना दिया, गलियों में ऊंची ऊंची इमारतें बनाकर पूरा शहर तबाह कर दिया गया। तजावजात के हवाले से जो समात हुई तो डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एडवोकेट जनरल सिंध सलमान, तालिबुद्दीन कमिश्नर कराची और दीगर हुकाम पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जैसे गुलजार पूछा कि हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ, ये सवाल उनका था। कितनी बात है अफसोस की कि उनको जब ये पूछा तो वज़ीर आला को बुलाएं और कहें रिपोर्ट लेकर आए। 1.5 साल पहले हुक्म जारी किया था, अब तक अमल नहीं हुआ, अब तक अमल नहीं हुआ। क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें? अभी पेशेंस, इससे ज्यादा क्या सिखा सकती है, क्या दिखा सकती है? प्लेग्राउंड, पार्क, आपने कब्रिस्तान, अरबों रुपए की राशि। चीफ जस्टिस एफर्ट कर रहे हैं, नजर आ रहा है, इंशाल्लाह जी रिजल्ट आएगा। अल्लाह करे कि इस तरह से हुकूमतें भी उनका साथ दें, और ये कराची वालों का हक है कि उनको साफ फजा मिले, उनको पब्लिक पार्क मिले, पब्लिक प्लेसेस मिले। इस वक्त कराची सर्कुलर रेलवे है, दीगर उनको मास ट्रांजिट हो, पानी हो, सीवेज, ये सब कुछ बेहतर हो। दुआओं की दरखास्त है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।